हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स का यानी पादप पोषक तत्वों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो है मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है खनिजीकरण और इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरलाइजेशन क्या होता है। देखिए, अगर हम मिनरलाइजेशन की बात करें, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होंगे। ऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे होंगे, एक एग्जांपल लेते हैं अपने। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, कोई भी पौधा है जब वो ग्रोविंग कंडीशन में यानी फील्ड कंडीशन में जब वो वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है वो अपटेक कर रहा है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जैसे 17 प्लस मैं बात करूं कि 4 जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, ये सारे के सारे पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है। ये पौधा उन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने के बाद, उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद उसी फॉर्म में नहीं रहने देगा जिस फॉर्म में इसने अपटेक किया है। अब जैसे मान लो कि इसने नाइट्रोजन है वो अपटेक किया है, नाइट्रोजन को ग्रहण किया है नाइट्रेट फॉर्म में। जैसे ये इसको अपटेक करेगा, अवशोषित करेगा, वैसे ये इसको किस में बदल देगा, अमोनियम में बदल देगा, फिर एमिनो एसिड में बदल देगा, प्रोटीन में बदल देगा, क्लोरोफिल में बदल देगा, प्रोटोप्लाज्म में बदल देगा, यानी जैसी इसकी जरूरत है उसमें बदल देगा। हर एक न्यूट्रिएंट्स के लिए ऐसा ही होता है, यानी उसका स्वांगीकरण हो जाता है। अब जैसे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में लिया गया, उसे एमिनो एसिड, प्रोटीन, क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्म है ना, इनमें बदल लिया गया। तो ये क्या है, स्वांगीकरण है, इसको असिमिलेशन बोलते हैं। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट का असिमिलेशन हुआ। तो जो न्यूट्रिएंट्स लिए गए थे वो तो थे, जब न्यूट्रिएंट सॉइल में थे तो वो कौन सी फॉर्म में थे, इनऑर्गेनिक फॉर्म में थे, यानी खनिज की अवस्था में थे। जब इसको ग्रहण कर लिया गया और इस प्लांट ने इसे अपने अनुसार बदल लिया तो वो असिमिलेशन था, स्वांगीकरण। अब ये न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं कौन सी फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में आ गए। कल को यही पौधे के अवशेष हैं, कल को इस पौधे को कोई भी एनिमल खा लेता है, यानी कोई पशु खा लेता है, उसका एक्सक्रीट यानी उसका जो मल है, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स कैसा होगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में ही होगा। और ऑर्गेनिक फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल फॉर्म होती है। तो ये पौधे के अवशेष है और इसके अंदर क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है। और पौधा न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं लेता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है, यानी मिनरल फॉर्म में लेता है। लेकिन इन अवशेषों में तो अब जो नाइट्रोजन है या दूसरे पोषक तत्व हैं वो किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स अवस्था में, जटिल अवस्था में, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है एमिनो एसिड में हो, प्रोटीन के रूप में हो, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के रूप में हो, इस तरह से है। तो इसको पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब अगली प्रोसेस क्या होगी, देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका डीकंपोजिशन करेंगे, यानी इसका अपघटन करेंगे। अब इसका जब कंपोजिशन कर देंगे यानी अपघटन कर देंगे तो इसके अंदर जो जटिल फॉर्म है, एक तरह से यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जटिल अवस्था जो है न्यूट्रिएंट्स की, यानी ऑर्गेनिक फॉर्म जो है, उसका अपघटन होने से, उसका डीकंपोजिशन होने से वो कौन सी फॉर्म में बदल जाएगा, वो वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल जाएगा, यानी अकार्बनिक अवस्था में, खनिज अवस्था में बदल जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर का डीकंपोजिशन होने से जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बदल जाना मिनरलाइजेशन कहलाता है, खनिजीकरण कहलाता है। यानी कार्बनिक पदार्थ में जो पोषक तत्व कार्बनिक रूप में थे उनका अपघटन होने से जो पोषक तत्व है वो अकार्बनिक अवस्था में यानी खनिज अवस्था में आ जाते हैं, उसे ही खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन कहते हैं। और मिनरलाइजेशन से पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है, यानी न्यूट्रिएंट्स की जो उपलब्धता है वो इंक्रीज हो जाती है, समझ रहे हो। तो जाहिर सी बात है, कार्बनिक पदार्थ का, ऑर्गेनिक मैटर का जब तक मिनरलाइजेशन नहीं होगा, जब तक खनिजीकरण नहीं होगा, तो उसके न्यूट्रिएंट्स पौधों के काम नहीं आएंगे। और जब मिनरलाइजेशन हो जाएगा तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो खनिज अवस्था में, अकार्बनिक अवस्था में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाएंगे और जो सॉइल सॉल्यूशन में होंगे, मृदा घोल में, और उसको पौधा क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका मिनरलाइजेशन यानी खनिजीकरण। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमोबिलाइजेशन यानी स्थिरीकरण। अब ये इमोबिलाइजेशन को हम स्थिरीकरण या पोषक तत्वों की अगतिशीलता भी बोल देते हैं, पोषक तत्वों की अगतिशीलता भी बोल देते हैं। देखो ये क्या होता है। अब आप एक चीज पे गौर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खेत में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डाला, अगर देखो वो सीरियल क्रॉप का रेजिड्यूस है, यानी अनाज वाली जो फसलें सीरियल क्रॉप,
उनका अगर रेजिड्यूस है तो उसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 100:1 होता है। वहीं पर अगर ये पल्सेज क्रॉप का होता, दलहनी फसलों का होता, तो ये जनरली कितना होता, 20:30:1 होता। वहीं पे अगर मैं बात करता, अगर डंग होता, सीधा गोबर होता, बिना सड़ा गला, है ना, खाद के रूप में नहीं, तब इसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 40:1 होता। यहीं पे FYM यानी गोबर सड़ा गला होता, तो ये मान के चलिए 20:23:1 यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात देखने को मिलता। अब देखो, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करता है एक तो बैक्टीरिया। कौन करता है, बैक्टीरिया। ऑर्गेनिक मैटर में जो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, उसका अपघटन बैक्टीरिया कर सकता है। और बैक्टीरिया का जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो 4:1 होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर में लिग्निन होता है उसका डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया के बस की बात नहीं है। उसका डिकम्पोजिशन कौन करता है, फंगस करता है। और फंगस की बॉडी का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 8:1 होता है। अब इसका मतलब ये हुआ यहां पे कि बैक्टीरिया अगर 4 कार्बन खाता है तो उसके साथ उसको एक नाइट्रोजन खाना पड़ेगा, यानी 4 रोटी के साथ एक सब्जी की प्लेट खाने वाली बात है। यानी 4 मॉलिक्यूल्स कार्बन चाहिए तो 1 मॉलिक्यूल किसका चाहिए, नाइट्रोजन। लेकिन मान लो कि आप क्या डाल रहे हैं, अनाज का रेजिड्यूस है वो खेत में डाल रहे हैं, तो इसमें तो कार्बन 10 है और नाइट्रोजन 1 है, सॉरी कार्बन 100 है और नाइट्रोजन कितना है, 1 है। अब अगर ये कार्बन 100 ले रहा है तो इसकी तुलना में इसको नाइट्रोजन 25 चाहिए था, लेकिन यहां से तो कितना मिल पा रहा है, 1 ही मिल पा रहा है। अब चॉइस नाइट्रोजन और कहां से ले लेगा, ये चॉइस नाइट्रोजन है वो सॉइल से ले लेगा। ऐसा अकेला नाइट्रोजन के लिए नहीं होता, कार्बन का रेशियो और भी न्यूट्रिएंट्स के साथ बात की जाती है, तो एग्जाम्पल फॉर्म में है एक, हर पोषक तत्वों के साथ ऐसा होता है। चलिए, तो अब ये चॉइस कहां से ले लेगा, सॉइल से। इसका जो नाइट्रोजन था इस ऑर्गेनिक मैटर में वो तो इसने कंज्यूम कर ही लिया, प्लस मिट्टी से जो नाइट्रोजन था वो और ले लिया। और मिट्टी में नाइट्रोजन किस रूप में था, मिनरल फॉर्म में था, यानी नाइट्रेट के रूप में था या फिर अमोनियम के रूप में था, वो भी इसने क्या कर लिया, अपटेक कर लिया। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर लिया, जो नाइट्रोजन था अवेलेबल उसको और अपटेक कर लिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यानी बैक्टीरिया या फंगस में से किसी ने भी जो नाइट्रोजन लिया है, उस नाइट्रोजन का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एमिनो एसिड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। यानी जो मिनरल नाइट्रोजन थी, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी, उसने तो किस में बदल दिया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदल दिया। यानी एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, प्रोटोप्लाज्म है, ये तो क्या है, ऑर्गेनिक फॉर्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में लेके तो यही काम करने वाला, और वो प्लांट्स के लिए क्या हो गया, अनअवेलेबल हो गया भाई। प्लांट्स के लिए क्या हो गया, अनअवेलेबल हो गया। यानी जब आपने खेत में ऑर्गेनिक मैटर दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस ऑर्गेनिक मैटर का नाइट्रोजन तो खाया, प्लस मिट्टी में जो अवेलेबल था उस नाइट्रोजन को भी खा लिया, और उसको किस में बदल दिया, उसको बदल दिया ऑर्गेनिक फॉर्म में। यानी इनकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट लॉक हो चुका है जाके, प्रोटीन के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में, प्रोटोप्लाज्म के रूप में इनकी बॉडी में चला गया। प्लांट्स को तो मिलेगा ही नहीं। अब उस सॉइल के अंदर उस न्यूट्रिएंट्स की, जैसे नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं वैसे ही कार्बन रेशियो सल्फर भी होगा, कार्बन रेशियो फास्फोरस भी होगा, सबका रेशियो होता है। तो अब उन न्यूट्रिएंट्स की क्या आ गई, कमी आ गई, जिनको किसने अपटेक कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, क्योंकि इसने तो ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल दिया। ऑर्गेनिक मैटर देते ही सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं होती, ये परमानेंट डेफिशिएंसी नहीं है, परमानेंट यानी स्थायी कमी नहीं है, ये टेम्परेरी डेफिशिएंसी है, यानी अस्थायी कमी है। अब क्या होगा, ये पौधे को कब मिलेगा भाई, बात तो ये है। लेकिन उससे पहले तो हमें ये जानना था ना, इमोबिलाइजेशन क्या है, यानी स्थिरीकरण या पोषक तत्वों की अगतिशीलता क्या है। देखो, जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट था, जैसे मान लो कि नाइट्रेट था या अमोनियम था, इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स था, यानी कहने का मतलब जो खनिज के रूप में न्यूट्रिएंट्स था, पोषक तत्व था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपटेक कर लिया और पौधों के लिए उसकी उपलब्धता खत्म हो गई या घट गई है, यानी उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ गई है। तो यहां इनऑर्गेनिक फॉर्म का न्यूट्रिएंट्स किस में चला गया, ऑर्गेनिक फॉर्म में चला गया है, इसको इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। और यहां पे पौधे के लिए उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई। लेकिन ये कैसी डेफिशिएंसी है, टेम्परेरी डेफिशिएंसी है, परमानेंट डेफिशिएंसी नहीं है। तो भाई ये डेफिशिएंसी खत्म कब होगी, ये डेफिशिएंसी खत्म कब होगी, बात तो ये है ना। अब देखिए क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
ये तब तक जीवित है जब तक ऑर्गेनिक मैटर का कार्बन है। तो ये सारे का सारा कार्बन खा जाएगा। अब ये सारे का सारा कार्बन खा जाएगा, उसके बाद इसको कार्बन मिलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में हो गया डेड। अब कुछ बैक्टीरिया आके इसको डिकम्पोज कर देंगे, कुछ बैक्टीरिया आकर क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज कर देंगे, यानी इसका मिनरलाइजेशन कर देंगे। इसमें जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डेड हो गया, कार्बन खत्म हो गया। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, डिकम्पोजिशन, अपघटन, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस में चला जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म में चला जाएगा, यानी वापस सरल अवस्था में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाएगा और सॉइल सॉल्यूशन में मिल जाएगा और प्लांट फिर से उसे क्या कर लेगा, अपटेक। तो ये टेम्परेरी डेफिशिएंसी थी, ये डेफिशिएंसी क्या हो गई, खत्म हो गई। इस प्रोसेस को हमने सबसे पहले मिनरलाइजेशन बोला था, तो फिर से मिनरलाइजेशन हो गया। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, जब आप खेत में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर देते हैं तो आप हमेशा पढ़ते हैं कि उसे सोविंग से इतने दिन पहले देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गोबर की खाद के लिए पढ़ते हैं कि 3 से 4 सप्ताह पहले खेत में देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले होगा मिनरलाइजेशन, फिर होगा इमोबिलाइजेशन, फिर वापस मिनरलाइजेशन, तो इतना टाइम लग जाएगा। जितना कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ब्रॉड होगा, दूर का होगा, उतना ही समय ज्यादा देना पड़ेगा। हरी खाद आपको सोविंग से 45 दिन पहले देनी पड़ती है खेत में, और जितना ये नेरो होगा, यानी जितना कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होगा, उतना ही क्या है, आपको दिन कम देने पड़ेंगे। जैसे मैं खलियों की खाद की बात करूं, केक मैन्योर, तो उनका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है, कम होता है, तो उन्हें खेत में सोविंग से पहले कितने दिन पहले देना पड़ता है, 15 दिन पहले है वो केक मैन्योर को खेत में देना पड़ता है, क्योंकि नेरो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है ना। तो कम समय में मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन की प्रोसेस है वो हो जाएगी, और जितना ज्यादा ब्रॉड होगा उतना ही समय आपको क्या है, ज्यादा देना पड़ता है। आजकल एक प्रचलन चल रहा है जीरो टिलेज यानी शून्य भूपरिष्करण और मिनिमम टिलेज यानी न्यूनतम भूपरिष्करण। तो उसमें पिछली फसल के अवशेष हमारे खेत में ही पड़े रहते हैं और उसी के अंदर सोविंग कर देते हैं। अब उसमें सोविंग करते हो तो जाहिर सी बात है वहां पे न्यूट्रिएंट्स की कमी तो हो जाएगी एक बार, क्योंकि फसल के जो अवशेष हैं उसमें इतना नाइट्रोजन है नहीं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नाइट्रोजन सॉइल वाले ले लेंगे और उसको इमोबाइल कर देंगे कुछ समय के लिए। तो उससे क्या होगा, फसल पीली पड़ जाएगी या जो पौध है वो क्या है, मर जाएगी। इसलिए आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जब शून्य भूपरिष्करण करते हैं, जीरो टिलेज करते हैं और मिनिमम टिलेज करते हैं तो 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देते हैं। अब ये 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन क्यों दे रहे हो, ताकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नाइट्रोजन की डिमांड बढ़े तो हम नाइट्रोजन दे के उसकी भरपाई कर दें, सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ना आए और जिसका क्रॉप पर बैड इफेक्ट है वो न पड़े। तो कम से कम आप 20%, वैसे जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज में 25 to 40% तक आपको नाइट्रोजन ज्यादा देना पड़ता है, और वो इसी कारण से देना पड़ता है ताकि क्या है, जो ये एक टेम्परेरी डेफिशिएंसी आती है उसकी वजह से हमारी फसल है वो खराब न हो जाए। तो उम्मीद है आपको मिनरलाइजेशन समझ में आया होगा और इमोबिलाइजेशन भी समझ में आया होगा। मिनरलाइजेशन का मतलब है जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है उनको इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलना, और इमोबिलाइजेशन का मतलब है जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है उनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बदलना, इमोबिलाइजेशन कहलाता है। हिंदी में एक बार बोल देता हूं, खनिजीकरण का मतलब होता है जो कार्बनिक पोषक तत्व है उसे अकार्बनिक या खनिज पोषक तत्वों में बदलना, और स्थिरीकरण या पोषक तत्वों की अगतिशीलता का मतलब होता है कि जो अकार्बनिक पोषक तत्व है यानी खनिज पोषक तत्व है उसका कार्बनिक पोषक तत्व में बदलना क्या कहलाता है, स्थिरीकरण या फिर पोषक तत्वों का अगतिशीलन कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।